हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 26 दिसंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, एज़ यूजुअल ये आदत सी हो गई है अब, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग सी सेट लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो अब बहुत कम दिन बचे हैं। 4 जनवरी से हमारा बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाके आप लोग इस कोर्स की जो भी डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर एनरोल भी करना चाहें तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस बैच को आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर लें, बिकॉज वेरी सून द एनरोलमेंट्स विल क्लोज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, वो आप लोगों को ही मिलेगा इस सेंस में कि ये सेशंस जो हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशंस आप लोग ज़रूर करें, है ना, ताकि ये सेशंस को हम लोग ऐसे ही यूट्यूब पर चला पाएँ। चलिए अब हम लोग फ़िलहाल आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। इसके फ्रंट पेज पर अगर हम लोग बात करें तो एक आर्टिकल जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे वो ये है कि एज रुपी हिट्स न्यू लोज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सोर्स टू एन ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था आपके साथ जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि किस तरीके से जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता जा रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। 85 $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ के मार्क से भी नीचे चला गया है ना, रुपया कमज़ोर हो रहा है, वो हमने बात की थी। तो यही यहाँ पर भी कहा गया है कि जैसे रुपया जो है वो नीचे जा रहा है, नए न्यूनतम स्तर पर पहुँच रहा है, तो वहीं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है दैट इज़ रीर, REER, जिसको लेकर अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक 2023 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो रीर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। तो व्हाट इज़ दिस रीर ऑल अबाउट, है ना, क्या इसमें मेजर होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऑल्सो डिसकंटिन्यूड इन द सेकंड पेज, तो पूरा आर्टिकल डिटेल में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ लिखी गई है वो है कि दिल्ली गवर्नमेंट डिसोन्स आप्स न्यू स्कीम्स एंड केजरीवाल टारगेट्स बीजेपी। अब यहाँ पर बेसिकली ये मामला बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का की स्थिति बनी हुई है। वो क्या है कि अभी आप जो है, मतलब आम आदमी पार्टी जो है, उसने कुछ नई स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च करी। ठीक है, और दिल्ली की जो सरकार है, सरकार मतलब जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हम इन स्कीम्स को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब इन नई स्कीम्स के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात की गई, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि हम ये रजिस्ट्रेशंस नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये मामला बेसिकली आपको याद होगा पिछले साल हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, है ना, जिसको फिर सरकार ने बदल दिया था और दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको किसके अंडर में रखा है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी की अथॉरिटी में है वो, है ना। तो मतलब दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, दिल्ली में भले ही चुनी हुई सरकार एक है जिसको जनता ने चुना है, बट उस सरकार के पास अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, इसीलिए मैंने कहा कि एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं बात। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और कुछ आर्टिकल्स की। हाँ, तो ये वाला आर्टिकल तो उसी का कंटिन्यूएशन है, इसको हम लोग देख लेंगे। बाकी बीच में ऐसा यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक आर्टिकल मैं आपको एक्सप्लेन्ड पेज का है, सॉरी एडिटोरियल पेज का है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यू जस्ट हैव टू रीड दिस आर्टिकल, नॉलेज एज अ शील्ड। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहे हैं, ये जो ऑथर हैं, ही इज़ अ मेंबर ऑफ NDMA, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये हुआ था 2004 में, अगर आपको याद हो, वैसे आप में से हो सकता है कि कई लोग उस समय बहुत छोटे हों, है ना, तो याद ना भी हो। 2004 में सुनामी आई थी इस रीजन में, एक बहुत ही भयानक, इस रीजन में मतलब ये जो आपका साउथ का रीजन है, इंडियन ओशन का रीजन है, वहाँ पर बहुत भयानक, 26 दिसंबर 2024 को, है ना, 9.1 9.1 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया के पास इन द इंडियन ओशन, और वहाँ से फिर ये सुनामी जो है वो जनरेट हुई थी, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडोनेशिया में, आप कह सकते हैं श्रीलंका में, इंडिया का जो ये वाला कोस्ट है इधर, तमिलनाडु कोस्ट, और इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसी के यहाँ पर 20 साल पूरे हुए हैं। तो ये जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं, सैयद अता हसनैन, जो कि एनडीएमए के मेंबर हैं, इन्होंने 20 साल के बाद वहाँ पर फिर से विज़िट किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, है ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हेडक्वार्टर्स के इनविटेशन की तरफ से गए थे, विच इज़ दी ओनली जॉइंट सर्विसेज जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में अभी है। और वहाँ पर जाके इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से अब स्थितियाँ जो हैं वो बदल गई हैं। उस समय हमारे पास इस तरीके की कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी, है ना, हमारे पास इस तरीके के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं हुआ करते थे कि जिससे हम इस तरीके की सुनामी के बारे में पता लगा सकें। तो वही यहाँ पर थोड़ा सा बात ये लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों की अब कैपेसिटी बिल्ड हुई है कि हम सुनामी जैसे डिज़ास्टर को भी टैकल कर सकते हैं, या कम से कम उसके इम्पैक्ट को या उसके असर को कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस आर्टिकल को आप लोग एक बार पढ़िएगा, है ना, अच्छा आर्टिकल है, और कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पता लगेंगी कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट, वो किस तरीके से हम लोगों ने की है। तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वैसे भी आप लोगों का एक छोटा सब्जेक्ट ज़रूर है ना, जीएस पेपर 3 में। तो वहाँ पर अगर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और इस साल का तो वैसे अब मेंस हो चुका है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 20 साल पूरे हो रहे हैं, तो मे बी कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना, कि सुनामी के बारे में, या कैसे हमारी अब जो प्रिपेयर्डनेस है वो इम्प्रूव हुई है, सो दैट कि हम इस तरीके के डिज़ास्टर्स को टैकल कर सकें। तो अच्छा आर्टिकल है, एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और कुछ पॉइंट्स जो हमारी प्रिपेयर्डनेस को लेकर हैं कि हाउ वी हैव इम्प्रूव्ड, हमारी जो कैपेसिटी है वो कैसे इम्प्रूव हुई है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने की हैं, वो आप लोग यहाँ से ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और बाकी एक्सप्लेन पेज में तो एक सीरीज़ अभी चली रही है, आपको पता ही है ना, जिसमें हर दिन अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद द डे 1 बात की थी राजनीति की, पॉलिटिक्स की। सेकेंड डे हम लोगों ने इकोनॉमी की बात की थी। कल हम लोगों ने बात की थी जलवायु की, क्लाइमेट की। और आज हम लोग बात करेंगे लॉ को लेकर। ठीक है, लॉ रिलेटेड टॉपिक आज रहेगा। बेसिकली जुडिशरी आप कह सकते हैं, जुडिशरी की बात आज यहाँ पर की जाएगी। अच्छा आर्टिकल है, और ये आर्टिकल भी उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कल क्लाइमेट के बारे में बताया था कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ जो इस आर्टिकल में मेंशन हैं, वो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो आपको ऑलमोस्ट ये सारे इश्यूज़ जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो पता होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकता, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं या जो कहीं और से न्यूज़पेपर कवर करते हैं, कि और लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है और लेकिन अगर आप हमारे साथ पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं और रेगुलरली अगर आर्टिकल्स को आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी इश्यूज़ या जितने भी केसेस का जिक्र किया जाएगा, आप खुद देखेंगे, यू विल फील योरसेल्फ, आपको खुद ये महसूस होगा कि ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, इनके बारे में तो यहाँ पर बेसिकली 1-1 2-2 लाइन दी गई हैं, बट हमें तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता है ना, आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा। चलिए, तो देखते हैं कि आपको कैसा फील होता है, और जैसा भी फील हो अपने विचार आप लोग ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रीलिम्स होने वाला है 2025 का प्रीलिम्स कब होने वाला है, 25 मई को, है ना, तो अब तो उसके लिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लेस देन 6 मंथ्स रह गए हैं। तो जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सीसेट, ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों के प्रीलिम्स में आती हैं। तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही चीज़ें आप पढ़ भी रहे होंगे। तो इनकी जो आपकी तैयारी चल रही है, उसको एसेस करने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए आपको हम एक इस तरीके की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच कंटेन्स 91 टेस्ट एट ओनली 849 रुपीज़। ठीक है,
मतलब एक टेस्ट आप कह सकते हैं कि लेस देन 10 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, लेस देन 10 रुपीज़ पर टेस्ट, है ना। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली एनरोल। और सिमिलरली अगर आप कंप्लीट नहीं चाहते हैं, सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो वो आपको अगेन 81 टेस्ट 699 में मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो विद 45 टेस्ट आपको मिल जाते हैं 449 में। और ओनली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है 32 टेस्ट एट 299। और सी सेट के अगर 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लेना चाहते हैं अपनी सी सेट की प्रिपरेशन को एसेस करने के लिए, तो यू हैव द ऑप्शन 249 में आपको ये 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें से जो भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए सूटेबल है आप उसमें ज़रूर एनरोल करेंगे। सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर जिसको आप एनरोल करना चाहें उसको लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है अगेन व्हाट्सएप नंबर 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल्स पर चलते हैं और उन आर्टिकल्स को डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, एक ये रीर वाला और एक एक्सप्लेन पेज वाला। और जो वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आर्टिकल है दैट आई विल शेयर, आप उसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एज रुपी हिट्स न्यू लोज, मतलब रुपया जो है वो अपने नए न्यूनतम स्तर पर आ गया है। न्यूनतम स्तर पर आने का मतलब क्या है कि रुपया इज गेटिंग मोर वीक, है ना, और कमज़ोर हो रहा है। लेकिन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर, मतलब अपने अब तक के सबसे हाई स्तर पर पहुंच गया है। तो रुपया इज हिटिंग फ्रेश लोज अगेंस्ट द यूएस डॉलर ईच डे। हर दिन की बात ये कह रहे हैं कि रुपया जो है वो अपने नए न्यूनतम स्तर पर पहुंचता जा रहा है कंपेयर टू यूएस डॉलर। लेकिन इसका जो एक्सचेंज रेट है दैट हैज़ स्केल्ड एन ऑल टाइम हाई इन रियल इफेक्टिव टर्म्स। बेसिकली ये जो रीर होता है दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज टर्म, ये होता क्या है अभी इसको भी हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि रुपया यूएस डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है, लेकिन ये जो रीर है ना, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब रुपया अगर डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है तो रुपया और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें तो मैंने आपको बताया था कि रुपया जो है वो एक्सचेंज रेट इन, मतलब रुपया अगर डॉलर के कीमत के उसमें के कंपैरिजन में अगर वीक हो रहा है तो दैट मीन्स रुपया क्या हो रहा है, डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रहा है। यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपये की डिमांड कम हो रही है। तो इसका मतलब जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी इन द फेवर ऑफ, विल टिल्ट इन द फेवर ऑफ डॉलर्स। यूएस डॉलर्स के फेवर में वो टिल्ट करेगा, रुपये के अगेंस्ट हो जाएगा एक्सचेंज रेट, है ना। लेकिन जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो सिर्फ यूएस डॉलर के कंपैरिजन में नहीं, बल्कि जिन देशों के साथ हमारा मेजॉरिटी ट्रेड होता है उनकी जो करेंसीज हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, वो पूरी एक बास्केट है, 40 करेंसीज की एक बास्केट होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि भले ही रुपया जो है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन कम हो रहा है, लेकिन उसका जो एक्सचेंज रेट है वो रियल इफेक्टिव टर्म्स में बढ़ रहा है। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स ऑफ द रुपी ये नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, दैट इज 108.14 इन नवंबर। ठीक है, और 4.5% जो है इस पूरे कैलेंडर ईयर में ये स्ट्रांग हुआ है ना। ऐसा आरबीआई ने जो लेटेस्ट डेटा जारी किया है उसमें ये चीज़ बताई गई है। अब ये देखिए रीर क्या करता है, मैंने आपको वही बताया कि रीर जो है दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये मेजर करता है रुपीस की वैल्यू। ठीक है, रुपये की वैल्यू को मेजर कर रहा है विजावी मतलब इस विथ कंपेरिजन टू नॉट ओनली द डॉलर, सिर्फ डॉलर के कंपैरिजन में नहीं बल्कि जितनी भी बाकी ग्लोबल करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में भी। ठीक है, तो यहां पर इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द रुपीज एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 40 करेंसीज ऑफ कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर अबाउट 88% ऑफ द इंडियाज एनुअल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे 40 देशों की करेंसी जिनके साथ भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और ओवरऑल भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका 88% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्हीं देशों के साथ होता है। तो उनकी करेंसी के कंपैरिजन में हमारे इंडियन करेंसी की क्या स्थिति है,
वेदर इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वेदर इट इज़ गेटिंग वीक, वो चीज़ जो है ये बताता है दैट इज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आई होप आप ये बात समझ गए, है ना। अब यहाँ पर इसको वेटेड एवरेज दिया गया है। वेटेड एवरेज ऑब्वियस सी बात है इसलिए दिया गया है क्योंकि हर देश के साथ हमारा जो ट्रेड है वो बराबर का नहीं है ना। किसी देश के साथ हमारा ट्रेड कम है तो उसके साथ जो उस देश की करेंसी होगी उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। अगर किसी देश के साथ हमारा ट्रेड ज़्यादा है तो उस देश की जो करेंसी है उसका फिर इफेक्ट अलग रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए इट इज़ अ वेटेड एवरेज। इक्वल नहीं है सारी के सारी 40 करेंसीज के लिए जो एवरेज लिया जाता है एक्सचेंज रेट का वो इक्वल नहीं है, इट्स अ वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज क्यों है? क्योंकि हर देश के साथ हमारा जो ट्रेड है उसकी वॉल्यूम अलग अलग है ना। ट्रेड की जो वॉल्यूम है, जो ट्रेड का आप कह सकते हैं वैल्यू है, वो अलग अलग है। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो रीर है दैट ऑल्सो एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स बिटवीन इंडिया एंड ईच ऑफ दीज ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी ये देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी ये देश हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड करता है, हर देश में इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है। कुछ देश में ज़्यादा होती है, कुछ देश में कम होती है। और महंगाई की वजह से भी जो एक्सचेंज रेट है वो इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो इसी वजह से ये लिखा है कि जो रीर है वो एडजस्ट करता है फॉर द इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। इन्फ्लेशन डिफरेंशियल मतलब जो अलग अलग देशों के इन्फ्लेशन में डिफरेंस है उसको भी एडजस्ट करता है। ठीक है, समझ गए बात यहाँ तक। अब रुपये का जो रीर है दैट इज एन इंडेक्स सिमिलर टू दैट फॉर कंज्यूमर प्राइसेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना। जैसे कि कंज्यूमर प्राइसेस का जो सीपीआई होता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, या फिर जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसकी तरह ही इसका भी एक बेस ईयर होता है। ठीक है, रीर का भी एक बेस ईयर है दैट इज 2015-16, इसके लिए बेस ईयर ये लिया गया है। एंड द करेंसी वेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द शेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज इन इंडियाज टोटल फॉरेन ट्रेड। ठीक है, देखो वही चीज लिखी है कि करेंसी का वेट कैसे डिराइव किया गया है फ्रॉम द शेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज इन इंडियाज टोटल फॉरेन ट्रेड, कि भारत का जितना विदेशी व्यापार है, टोटल फॉरेन ट्रेड है, उसमें से किस देश का कितना शेयर है, उसके हिसाब से जो वेट्स हैं वो डिराइव, करेंसी का वेट्स जो है वो डिराइव किया गया। वही मैंने आपको पहले बताया कि वेटेड एवरेज क्यों लिखा गया है ना। तो इसमें यह बताया गया है कि पहले 2022 में जो ये रीर की वैल्यू थी ये 105.32 थी जनवरी 2022 में। उसके बाद ये गिर के अप्रैल 2023 में 99.03 हुई, लेकिन उसके बाद से ये लगातार अप्रिशिएट कर रहा है ना। इस साल के अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 107.20 में पहुंचा, और उसके बाद नवंबर के महीने में 108.14 पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये ट्रेंड इसका दिख रहा है। अप्रैल 2023 में ये थोड़ा सा गिर गया था, काफ़ी नीचे आ गया था 99.03, बट उसके बाद ये लगातार आप एक तरीके से कह रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये लगातार बढ़ ही रहा है, और अभी नवंबर में 108.14 तक पहुंच गया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ पर बताया गया है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। द मेन रीज़न फॉर द डाइवर्जेंस दैट इज रुपीज simultaneous weakening and strengthening has to do with the dollar's behavior over the past 3 months, especially post Donald Trump's victory in the US presidential election on November 5. अब यहां पर आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक तो रुपया जो है वो क्या हो रहा है, डॉलर के कंपैरिजन में अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो रुपया कमजोर हो रहा है ना। लेकिन रीर की वैल्यू हम कह रहे हैं कि बढ़ रही है, यानी कि रीर के टर्म्स में, यानी कि अगर हम सारे देशों के कंपैरिजन में बात करें तो हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि रीर की यही वैल्यू बता रही है, रीर की हाई वैल्यूज। तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ तो एक करेंसी के कंपैरिजन में तो हमारा रुपया गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया है पिछले कुछ समय है ना, और बाकी अगर हम रियल इफेक्टिव टर्म्स में बात करें तो ये स्ट्रांग हो रहा है। तो इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि जो डॉलर का बिहेवियर है पिछले 3 महीने में, और ख़ासकर जब से अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है 5 नवंबर को, उसके बाद से जैसा डॉलर का बिहेवियर है उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी आगे लिखा जाएगा इसमें, यहाँ पर लिखा है कि 27 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में जो डॉलर का इंडेक्स फ्यूचर्स है दैट इज द गेज ऑफ द ग्रीनबैक्स वैल्यू रिलेटिव टू द बास्केट ऑफ 6 करेंसीज, मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है उसका जो 6 करेंसीज के कंपैरिजन में वैल्यू है
6 करेंसीज कौन कौन सी है? वन इज़ यूरो, वन इज़ जैपनीज येन, व्हाट इज़ ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्वीडन की क्रोना और स्विट्जरलैंड की फ्रैंक, इनके कंपैरिजन में जो दिया गया है ना, यूएस डॉलर की रिलेटिव वैल्यू, जिसका बेस ईयर मार्च 1973 है, वहाँ पर वैल्यू डॉलर की उसके कंपैरिजन, मतलब इस तरीके का डॉलर का भी एक इंडेक्स है, तो वहाँ पर वैल्यू उसकी 99.88 से बढ़ के 108.02 पहुँच गई है। ठीक है, और इसका भी ज़्यादातर जो मतलब ये अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये 5 नवंबर के बाद ही देखने को मिला है, जब से वहाँ के चुनाव के नतीजे आए हैं। उस समय ये वैल्यू 102.98 थी 5 नवंबर को, और उसके बाद आप कह सकते हैं लगभग 1-1.5 महीने में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। अब इसके बाद ये तो डॉलर का हो गया कि डॉलर भी जो है वो बढ़ रहा है ना, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी उसकी रिलेटिव करेंसीज हैं जिनके कंपैरिजन में उसको ट्रैक किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें रुपये की, तो 27 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर को रुपये की कीमत 83.67 थी, मतलब $1 इज इक्वल टू दीज मैनी रुपीज़, और ये कम होके मतलब और ज़्यादा गिर के 85.19 पहुँच गई 24 दिसंबर को दिन, है ना। तो इसी सेम पीरियड के दौरान हाउएवर इट इज़ अप्रिशिएटेड फ्रॉम, ये तो एज कंपेयर टू डॉलर है कि डॉलर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हमारा रुपया गिरा है, लेकिन अगर हम बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में बात करें तो यूरो के कंपैरिजन में 93.46 से ये अप्रिशिएट होकर 88.56 तक पहुंच गया है ना। तो $1 यूरो वॉज इक्वल टू 93.46 सितंबर में, और अभी दिसंबर में बात करें तो 1 यूरो इज इक्वल टू 88.56, मतलब एज कंपेयर टू यूरो हमारा जो करेंसी है वो स्ट्रांग हुई है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यूके का जो पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड, उसके कंपैरिजन में भी 112.05 से अप्रिशिएट होकर 106.79 हो गई है, यहाँ पर भी अप्रिशिएशन है। और जैपनीज येन की अगर मैं बात करूं तो जैपनीज येन जहां 0.5823 था, $1 इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू दिस मच पाउंड, 1 जैपनीज येन इज इक्वल टू दिस मच रुपीज, वहां पर भी ये अप्रिशिएट होके 1 जैपनीज येन इज इक्वल टू $0.5424 रुपीज़ हो गई है। तो मतलब यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रही है। मेजर 3 करेंसीज तो मैंने कंपेयर करके दिखाई दी आपको, है ना। तो दूसरे शब्दों में ये लिखा गया है कि रुपी इजंट वीकनिंग एज मच एज द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। तो रुपया उतना कमज़ोर नहीं हो रहा है, कमज़ोर तो रुपया भी हो रहा है, बट बाकी करेंसीज से जब आप कंपेयर कर रहे हो तो रुपया उतना कमज़ोर नहीं हो रहा है जितना डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, मैंने ऊपर दिखाया ना आपको कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपया गिर रहा है, लेकिन जितना रुपया गिर रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो इसलिए उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। अब डॉलर स्ट्रेंथन क्यों कर रहा है यूएस डॉलर? क्योंकि ट्रंप ने कुछ पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ हाइक करेंगे, है ना, खासकर चाइनीज़ जो सामान है उसके इंपोर्ट के ऊपर। इसके बाद ये कहा है कि डेफिसिट फाइनेंस्ड इनकम टैक्स कट्स मिलेंगे वहाँ पर, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो मतलब वहाँ पर लोग इलीगल तरीके से आए हैं अमेरिका में, उनको वहाँ से भगाया जाएगा, है ना, उनका डिपोर्टेशन किया जाएगा, मास डिपोर्टेशन होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिसी एक्शंस में बदल जाती हैं तो इससे अमेरिका में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और एंड इन फोर्स द यूएस फेडरल रिजर्व, यानी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज यूएस फेडरल रिजर्व, इट विल बी फोर्स टू कीप द मॉनेटरी पॉलिसी टाइट। ठीक है, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी अपनी टाइट रखनी पड़ेगी। और 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है वो भी वहाँ पर बढ़ गई हैं, 3.75% से बढ़ के 4.59% हो गई है ना, बिटवीन सितंबर दिस एंड दिस, एंड इट हैज़ लेड टू दी कैपिटल फ्लोइंग आउट ऑफ ऑल कंट्रीज़। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहाँ पर अगर आपको बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग और जगह पैसा लगाने की बजाय और देशों से पैसा निकाल के पैसा कहाँ लगाएंगे, अमेरिका में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है ना, कि सभी कंट्रीज से पैसा जो है वो कैपिटल फ्लोइंग आउट, है ना, आउटफ्लो हो रहा है। एफडीआई वगैरह जो होती है वो बाहर जा रहा है इंडिया से भी, और पैसा कहाँ जा रहा है, अमेरिका। अमेरिका में लोग पैसा लगा रहे हैं। तो फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम फ्रेम द रुपी हैज़ सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022, तो रुपये की अगर हम बात करें 2022 की शुरुआत से,
तो डॉलर के अगेंस्ट रुपया जो है वो उस समय 74.30 हुआ करता था, वहाँ पर गिरा है। यूरो के कंपैरिजन, यूरो की बात करें तो यूरो में भी हमारा मतलब एज़ कम्पेयर टू यूरो वहाँ भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, बट हम बात कर रहे हैं 2022 से अभी तक। और पाउंड में अगर हम बात करें तो पाउंड के कंपैरिजन में भी हम गिरे हैं। सिर्फ जैपनीज येन जो है उसके अगेंस्ट में हम स्ट्रांग हुए हैं, हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है ये 2022 की शुरुआत से। लेकिन इन सब के बावजूद जो रीर है वो बढ़ गया है, एंड दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया बीइंग हायर रिलेटिव टू इट्स मेजर पार्टनर्स। अब आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हर देश के कंपैरिजन में हमारी करेंसी नीचे गई है, मतलब वीक हुई है, क्योंकि वीक ही हुई है यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ आप जैपनीज येन को छोड़ दे तो बाकी 3 करेंसीज के कंपैरिजन में तो हम नीचे ही आए हैं, है ना, हमारा रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी रीर बढ़ा है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो बाकी देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, है ना, जो भी मेजर पार्टनर्स हैं मतलब जिनके साथ ट्रेड पार्टनर्स, है ना, जो हमारे जिनके साथ हमारे व्यापार संबंध है, जो हमारे व्यापार साझेदार हैं, उनके वहाँ जितना इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे वहाँ है, तो उस वजह से ये रीर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है रीर, तो इसलिए इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी तो रीर की वैल्यू ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी देश की करेंसी, मतलब आपकी देश की करेंसी, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया की करेंसी रुपी, अगर वो बाकी देशों के कंपैरिजन की करेंसी में अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो रीर की वैल्यू कम होगी, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बढ़ भी सकती है, जैसा अभी हम लोगों ने केस देखा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है, समझ गए। इसके बाद लिखा है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि रुपया जो है वो फेयरली वैल्यूड था 2015-16 में, तो उस समय रीर की वैल्यू जो है वो सेट की गई थी, एक बेस ईयर की वैल्यू दैट वाज 100, ठीक है। और कोई भी वैल्यू अगर रीर की 100 से ऊपर होती है तो वो ये दिखाता है कि इट इज़ ओवर वैल्यूड, है ना, एंड द एक्सचेंज रेट नॉट फॉलिंग इनफ टू ऑफसेट दी हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। और जो एक्सचेंज रेट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर सके, ठीक है। द रुपी इज़ टू दैट एक्सटेंट हाईली ओवर वैल्यूड टूडे, क्योंकि आज तो 108 के आसपास है, तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो रुपया आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मेकिंग इम्पोर्ट्स टू इंडिया चीपर। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाई गई है या बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि रीर के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेकिंग इम्पोर्ट्स टू इंडिया चीपर। अब रुपये की अगर वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी करेंसीज, क्योंकि वो तो वेटेड करेंसी है, तो इसका मतलब हमारे देश में जो एवरेज अगर हम बाहर से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, सस्ता होगा, यस और नो, है ना। क्योंकि आप ऐसे मान के चलें, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट से मतलब मैं किस करेंसी में लिखूँ इसको, या आप चलो 1 यूनिट लिख लो, लेट से 1 यूनिट, क्योंकि करेंसी में तो ऐसे मैं लिख नहीं पाऊँगा, रीर की वैल्यू है वो। सपोज कर लीजिए 1 यूनिट रीर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 यूनिट 105 का है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू अगर और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है और ये बढ़ के 110 हो जाता है, या सपोज करो जो अभी की वैल्यू है लाइक 108 अगर वो है, तो इसमें आप ये समझो कि जो बाहर की करेंसी है उसके कंपैरिजन में हमारा जो वैल्यू है वो इतनी है, मतलब जैसे $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ या $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज़ होता है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे वहाँ बाहर से कोई सामान आएगा, ठीक है, बाहर से अगर कोई सामान आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर $1 का सामान आएगा, अगर $1 या 1 यूनिट का अगर हम सामान खरीदेंगे, इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा मतलब समझना मुश्किल है मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब आप यूनिट को कैसे समझेंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि रुपये की जो वैल्यू है वो जस्ट मतलब अपोजिट तरीके से है ना, मतलब ये ऐसे डायरेक्टली नहीं है, जैसे मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि $1 इज इक्वल टू 105, $1 इज इक्वल टू 108, उसमें तो ये फिर वैल्यू रुपये की कम हो जाएगी, है ना। बट इसको आप रिवर्स ऑर्डर में समझेंगे कि मतलब जितना ज़्यादा रीर की वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है, क्योंकि रीर एक इंडेक्स है, ठीक है, रीर इज़ एन इंडेक्स, ये कोई करेंसी की वैल्यू नहीं है, इट्स एन इंडेक्स।
और जितनी ज़्यादा रीर की वैल्यू होगी इसका मतलब हमारा रुपया जो है वो उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और रुपये की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, रुपये की वैल्यू ज़्यादा, मैं आपको इसको डॉलर के कंपैरिजन में अगर समझा दूँ, आप उसमें आई थिंक बेटर समझ पाएंगे कि $1 इज इक्वल टू से ₹80 एक केस, एंड $1 इज इक्वल टू से ₹85 दूसरा केस। ठीक है, तो इन दोनों में से किस में रुपये की वैल्यू ज़्यादा है? इस वाले में, $1 इज इक्वल टू 80 वाले में, है ना, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 85 में तो रुपये की वैल्यू कम हो गई। अब अगर इसमें हमारा रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, द रुपया इज ओवर वैल्यूड, या वैल्यू ज़्यादा है मैं ये कहूँ, तो अगर हम $1 का सामान खरीद रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी जेब से सिर्फ 80 रुपये जाएगा, क्योंकि हम तो पैसा जो है वो अपने इंडियन करेंसी में देंगे ना, हमारे पास डॉलर थोड़ी होते हैं, हम उसको कन्वर्ट कराएंगे बट पैसा तो हम रुपये में देंगे। और अगर हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाती है तो इन दैट केस वी हैव टू पे, $1 का सामान अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें 85 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि हमारी जेब से 5 रुपये ज़्यादा जाएंगे, है ना। और ये चीज़ें जो है वो करस्पॉन्ड करती हैं टू अ रीर वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग रीर की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये रुपये की ओवर वैल्यूएशन बता रहा है कि वो रुपया जो है वो ज़्यादा वैल्यूड है, तो इसमें रीर की वैल्यू हाई होगी, इसमें रीर की वैल्यू कम होगी। समझ पा रहे हैं? लेट से यहाँ पर रीर की वैल्यू 108 है, तो यहाँ पर रीर की वैल्यू लेट से 105 है। ठीक है, दैट्स वाई इस वाले केस में जो रुपया है वो ज़्यादा वैल्यूड है। तो इसीलिए अगर रीर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आप इसको समझिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 साल पहले रीर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि अगर रुपये का वैल्यू ज़्यादा है या रुपये की वैल्यू ज़्यादा है तो रीर की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और रीर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उससे ये पता लग रहा है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो सस्ता होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी गई है। और दूसरी चीज़, जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो लेस कॉस्ट कम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है फिर वो महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है। अगर करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, करेंसी अगर अप्रिशिएट कर रही है तो इंपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है, तो एक्सपोर्टर को नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम $1 का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो इस केस में हमें सिर्फ 80 रुपया मिलेगा, इस केस में हमें 85 रुपीज़ मिलेगा, है ना। तो उस केस में एक्सपोर्ट्स जो है वो लेस कॉस्ट कम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और इट प्रोबेबली ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई द RBI इज नाउ अलाउइंग द रुपये टू फॉल। ठीक है, और ये चीज़ ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों RBI जो है वो अभी रुपये को गिरने दे रही है, एटलीस्ट अगेंस्ट द डॉलर, कम से कम डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि उससे रीर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे हमारा इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है। भले ही एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ रहा है बट इंपोर्ट सस्ता हो रहा है। आई होप समझ में आया। मैंने थोड़ा सा डिटेल में लेके इस आर्टिकल को आपको समझाया है, बिकॉज ऐसे कंसेप्चुअल आर्टिकल्स, दिस इज़ दी कोर इकोनॉमी जो आपको समझनी है ना। आप लोग ये ढूंढते रहते हैं, मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सर इकोनॉमी कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है। इकोनॉमी इज़ नॉट ऑलवेज ऑन द इकोनॉमी वाले पेज पर, वो कहीं भी हो सकती है, उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कंसेप्ट्स को पकड़ना पड़ता है। आई होप बात समझ पाए, क्लियर है। चलो, तो इस आर्टिकल को आप लोग इकोनॉमी वाले उस पर लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी GS पेपर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि एक्सचेंज रेट वहीं पर आता है। चलो अगले आर्टिकल पर चलते हैं। दो बिट लेंदी आर्टिकल, देखने में लेंदी लग रहा है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। और मैं वही कह रहा हूँ कि आप में से जो भी लोग हमारे साथ पिछले लगभग 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी केसेस का जिक्र किया गया है, ये सब तो हमें पता है, और वो भी बहुत डिटेल में। यहाँ पर तो सिर्फ एक 1-2 लाइनें दी गई हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो, थोड़ा सा इसको जूम ज़्यादा करते हैं, जूम इन, आई होप अब बेटर है। चलो देखो, लिखा है कि पॉलिटिकल बैटल्स आउटसाइड द कोर्ट रूम ऑफन डिफाइंड द लीगल लैंडस्केप इन 2024। 2024 में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल बैटल्स है, पॉलिटिकल बैटल्स मतलब राजनीतिक लड़ाइयाँ, ठीक है, सो फार, मतलब लिटरली वैसी लड़ाइयाँ नहीं, है ना, बॉक्सिंग वाली नहीं। अच्छा, आज बॉक्सिंग डे है तो बॉक्सिंग से मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बॉक्सिंग वाली लड़ाइयाँ नहीं, बट पॉलिटिकल बैटल्स, जो पॉलिटिकल बैटल्स हैं, जो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, आउटसाइड द कोर्ट रूम के बाहर, इन्होंने लीगल लैंडस्केप को 2024 में डिफाइन किया है। अब ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर,
सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, आलोचना हुई है, किस बात को लेकर? फॉर जुडिशियल इवेजन। आई होप आपको ये टर्म समझ में आता होगा। जुडिशियल इवेजन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई केस सुप्रीम कोर्ट में गया या किसी भी कोर्ट में गया, ठीक है, और उस कोर्ट में मान लीजिए वन ऑफ द पार्टीज इज लेट्स से गवर्नमेंट, है ना, उसमें एक पार्टी जो है, क्योंकि किसी भी केस में दो पार्टियां होती हैं, तो एक पार्टी जो है उस केस में वो सरकार है, या कोई आप कह सकते हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। तो ऐसे मामलों में जनरली ये देखा जाता है कभी कभार कि होता क्या है कि कोर्ट्स जो है वो अपना सुनवाई नहीं करते या फैसला नहीं सुनाते, है ना, या फैसला सुनाने से बचते रहते हैं, केस को टालते रहते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई जज जो है अगर उसको उस बेंच में अपॉइंट किया जाए उस केस की सुनवाई के लिए, तो वो अपने आप को उस बेंच से अलग कर लेता है, उसको कहते हैं रिक्यूज करना, है ना। तो दैट इज़ नोन एज जुडिशियल इवेजन। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा जुडिशियल इवेजन हुआ है, और ये एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, सरकार, एग्जीक्यूटिव को जो है ये डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट देती है कई सारे केसेस में। मतलब जहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कोर्ट की बेंच को लगता है कि फैसला इधर या उधर कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर फैसला जो है वो एग्जीक्यूटिव के फेवर में कर दिया जाता है, सरकार के फेवर में, है ना। इस तरीके के आरोप जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगे हैं। अब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो कानून के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि ये कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है कब? व्हेन देयर इज अ गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी एट द सेंटर, कि जब केंद्र में ऐसी सरकार होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी होती है, बहुत ज़्यादा बहुमत होता है, तब जनरली ऐसा देखने को मिलता है। एक्सेप्ट व्हेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ इज थ्रेटेंड। हाँ, कभी अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा आता है तब जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है, बट अदरवाइज ऐसा होता है। ये जुडिशियल इवेजन के मामले इस ऐसे केसेस में आते हैं। लेकिन 2024 जो है दैट वाज अ क्वाइट बट सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम दिस अपेरेंट ट्रेंड। लेकिन 2024 में ये जो ट्रेंड है, जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता रहा है पहले इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, इससे अलग कुछ देखने को मिला। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ फैसले भी सुनाए और कुछ ऐसे मामलों में दखल भी दिया जो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट केसेस थे। जैसे कि सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, चुनावी चंदे का जो पूरा का पूरा स्कीम थी, योजना थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, असंवैधानिक कहा। डिटेल में हमें पता है इसके बारे में। उसके बाद कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, है ना, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो मंदिर मस्जिद के नए केसेस नहीं लेंगे। ये भी अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा। इसके बाद गाइडलाइंस जारी की गई कि जो ये बुलडोज़र, इलीगल बुलडोज़र से डेमोलिशंस हो रहे हैं, है ना, उनको रोकने के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई। ये भी हमने देखा है। इसके बाद जो अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजी गई थी उनको भी बेल दी गई है, वो भी हमने देखा। और साथ ही साथ जो ईडी है, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो वास्ट पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है अरेस्ट करने की, उसको भी कहीं कम करने की बात हुई है, वो भी हमने देखा था। और साथ ही साथ जो गुजरात सरकार का फैसला था कि बिल्किस बानो का जो गैंगरेप मामला था उसमें कन्विक्ट्स को रेमिशन देने का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस हमने इस साल देखे हैं, है ना। और इस तरीके के जो इंटरवेंशंस थे या जो दखल था वो बहुत लंबे समय से क्या था, ओवरड्यू था, कि बहुत लंबे समय से ऐसा दखल होना था बट हो नहीं रहा था, लेकिन इस साल हुआ है। ठीक है, अब एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू प्रायोरिटाइज द लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस टुक अप केसेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने सबसे पहले देखो, जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस थे, कई सारे ऐसे मुद्दे थे, ऐसे केसेस थे जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने कुछ ऐसे मामले लिए जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस, कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाने की पॉलिसी है कि कौन उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, क्या स्टेट्स लगा सकती हैं या सेंटर लगा सकता है, ये भी हमने देखा है। तो इस तरीके के जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने इस साल सुना है और उनमें फैसले दिए हैं। अब दिस एफर्ट मेड इन पार्ट टू एड्रेस द जुडिशियल इवेजन क्रिटिसिज्म। अब बेसिकली जो जुडिशियल इवेजन का क्रिटिसिज्म होता था सरकार का, उसको एड्रेस करने के लिए ये एफर्ट्स जो हैं वो किए गए, और ये इन एफर्ट्स की शुरुआत होती है जो फॉर्मर सीजेआई रहे हैं, दैट इज़ यूयू ललित,
2022 में, हालांकि सिर्फ 45 दिन का उनका टेन्योर कार्यकाल था, उनके समय से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। फिर इस पूरे एफर्ट्स को आगे लेके गए फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जो अभी नवंबर में रिटायर हुए हैं, है ना। 2 साल तक इंडिया के टॉप जज या सीजीआई रहे उसके बाद, और अपना पद संभालने के 1 महीने के अंदर अंदर सीजीआई संजीव खन्ना, जिन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिप्लेस किया, इन्होंने ये मंदिर मस्जिद का जो डिस्प्यूट है इसको ले लिया, ठीक है। जो पिछले लगभग 2 सालों से कई सारी जगहों पर ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं वो पैदा हो रहे थे, और 2 हफ्ते के बाद 2 वीक्स आफ्टर द 4 पीपल वर किल्ड, है ना, वहाँ पर वायलेंस हुई थी। आपको पता है कि कोर्ट ने जो सर्वे ऑर्डर किया था, जो मेडिवल मॉस्क थी संभल में, मेडिवल समय की, संभल यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो उसमें वहाँ पर कुछ वायलेंस हुआ, और उस वायलेंस के बाद 4 लोगों की मौत हुई। तो उसके 2 हफ्ते के बाद अ बेंच लेड बाय सीजीआई खन्ना, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये कह दिया कि आप नए केसेस जो हैं ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, नए केसेस नहीं लेंगे, और जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको लेकर सर्वे के ऑर्डर भी नहीं देंगे, ठीक है। ये हमने देखा था डिटेल में। तो अभी तो 2024 खत्म हो रहा है, तो 2024-2025 जो है वो इंडिया के टॉप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसा रह सकता है, या कौन कौन से केसेस यहाँ पर आ सकते हैं, उनकी हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 2025 जो है वो एक ऐसा साल रहेगा जब भारत 3 सीजीआई देखेगा, ठीक है। 3 सीजीआई जो है वो 3 जजेस जो हैं वो सीजीआई का पद संभालेंगे 2025 में। जो जस्टिस अभी हैं, सीजीआई जो अभी हैं, दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना, ये रिटायर हो जाएंगे 13 मई के दिन। उसके बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, दैट इज जस्टिस BR गवई, वो पद संभालेंगे लगभग 6-6.5 महीने के लिए, 194 दिन के लिए। उसके बाद इनको सक्सीड करेंगे जस्टिस सूर्यकांत नवंबर में। फिर जस्टिस सूर्यकांत जो है वो नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2027 तक सीजीआई रहेंगे, ठीक है। तो मतलब 1 साल में 3 सीजीआई। अब यहाँ से जो सीजीआईज का शॉर्ट टेन्योर्स है, इसका मतलब ये है कि जो कोलिजियम की कंपोजिशन है, कोलिजियम बेसिकली क्या करता है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर रिकमेंडेशंस देता है, तो उसमें भी जो कोलिजियम की कंपोजिशन है उसमें भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे, है ना। और सीजीआई साथ ही साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। और शॉर्टर टेन्योर जो है वो सीजीआई की जो लिमिट है टू टेक अप इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल इश्यूज फ्रॉम पेंडेंसी टू अदर रिफॉर्म्स, इन चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट कर देगा कि अब कोई भी सीजीआई अगर बहुत लंबे समय तक है तो ही कैन टेक वास्ट रिफॉर्म्स, वो बड़े रिफॉर्म्स कर सकते हैं, है ना। वो ध्यान दे सकते हैं कि किस तरीके के केसेस को प्रायोरिटी में रखना है। जैसे अभी हमने देखा था कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो किस तरीके के केसेस को प्रायोरिटी दे रहे थे। पहले जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ थे वो ज़्यादा लंबे जो पेंडिंग केसेस थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि केस जो मतलब सीजीआईज हैं वो कितने लंबे समय तक रह रहे हैं। अगर कोई सीजीआई बहुत लंबे समय तक है तो वो ये रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगा, बट अगर कोई सीजीआई 2-4-6 महीने के लिए है तो वाई ही विल टेक द पेन, कि जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा, है ना, वही चीज़ है। अब यहाँ पर लिखा है कि द रिलेटिवली लॉन्ग टेन्योर ऑफ द लास्ट सीजीआई, जो पिछले सीजीआई थे दैट इज जस्टिस चंद्रचूड़, इनका जो रिलेटिवली लॉन्ग टेन्योर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि सीजीआईज का टेन्योर इतना लंबा रहा नहीं है, ठीक है। इनका टेन्योर लगभग 2 साल का रहा। इसमें कोर्ट का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। आज की डेट में जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं, इंक्लूडिंग कई सारे जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी वर्चुअल कोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसकी वजह से कोर्ट्स विल हैव टू अडेप्ट टू ग्रेटर पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ द जजेस। अब ऑब्वियसली बात है कि कोर्ट्स जो है वो वर्चुअली अवेलेबल हैं, तो जजेस की पब्लिक स्क्रूटनी ज़्यादा होगी और उनका जो कंडक्ट है उसकी भी स्क्रूटनी बढ़ेगी आने वाले सालों में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने किस किस तरीके के केसेस हैं अगर उसकी मैं जिक्र करूं, तो रिलीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ठीक है, कि ये जो 1991 का लॉ है दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इसको किया गया है। और ये लॉ बेसिकली क्या करता है ये तो आपको पता ही है कि सभी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके रिलीजियस कैरेक्टर को फ्रीज करता है ना, एक्सेप्ट द देन डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इन अयोध्या, क्योंकि उस समय उसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन थी कि जो अयोध्या का ये वाला मामला है
है ना, अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था वो इसके मतलब अलग रहेगा, और बाकी जितने भी डिस्प्यूटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे इसके दायरे में आएंगे, है ना। और उसमें यही कहा गया है कि जो आज़ादी जब हमें मिली यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी रिलीजियस प्लेस का जो करेक्टर है ना, जिस भी, या आप कह सकते हैं जिस भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस करेक्टर है ना, किसी भी पूजा स्थल का जो धार्मिक चरित्र है, कि वो मस्जिद है या मंदिर है या गुरुद्वारा है या ईसाई घर है, जो भी है ना, वो वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। एंड द डिस्प्यूट्स ओवर द टाइटल एंड रिलीजियस करेक्टर ऑफ द सर्टेन मॉस्क्स, कई सारी जो मस्जिदें हैं उनका टाइटल और रिलीजियस करेक्टर को लेकर, जिसमें ये कहा गया है, कथित है, ये एलिज्ड है कि इनको हिंदू टेम्पल को तोड़ के बनाया गया, तो ये मामला कोर्ट के सामने चलेगा 2025 में भी। अब 1991 के लॉ को जो है वो दो आधार पर चैलेंज किया गया है, मैंने बात की थी आपसे ये भी, कि एक तो इसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन लिया गया है, क्योंकि आप एक तो क्लेम नहीं कर सकते कि जिस समय ये लॉ बना था उस समय अगर कोई ऐसे क्लेम थे तो वो क्लेम नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो फ्रेश क्लेम्स हैं उनको भी रोक दिया गया है अभी कोर्ट के द्वारा। और जो इसके अगेंस्ट हैं उनका ये कहना है कि 1947 15 अगस्त 1947 की जो डेट पिक की गई है रेट्रोस्पेक्टिवली, ये आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आई होप समझ गए। और दूसरी साइड यहाँ पर यह आर्ग्यू करती है, मतलब जो इसके फेवर में है, कि ये जो लॉ है वो फोर्टिफाई करता है, वो ज़्यादा मजबूत बनाता है सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को, है ना, और नॉन रेट्रोग्रेशन के प्रिंसिपल को। नॉन रेट्रोग्रेशन का प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई प्रोटेक्शन दिया गया है तो एक बार प्रोटेक्शन देने के बाद देन प्रोटेक्शन कैन नॉट बी टेकन अवे, वो प्रोटेक्शन छीना नहीं जा सकता। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो लोग मतलब इसके फेवर में है कि ये लॉ ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि ये जो लॉ है वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन को मजबूत बनाता है, फोर्टिफाई करता है ना, और इनको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी माना गया है। तो इस केस में देखते हैं क्या होगा। फिर एक केस है हिजाब बैन वाला। अब 2023 में दो जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने, जो कर्नाटक सरकार ने एक ऑर्डर दिया था कि फीमेल स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि जो महिला स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थाओं में हेड स्कार्फ या जो हिजाब होता है उसको नहीं पहन सकते। ये कर्नाटक गवर्नमेंट का फैसला था। अब इसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो दो जजों की बेंच ने सुनवाई करी, लेकिन अब दो जज थे तो उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया वो अलग अलग दिया, स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया। जस्टिस सुधांशु धूलिया जो है उन्होंने इस बैन को क्वेश किया, है ना, और उनका ये कहना था कि ये जो मैटर है, ये जो इशू है, इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लेकिन जो दूसरे जस्टिस थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता, उनका ये कहना है कि हेड स्कार्फ पहनना यानी कि हिजाब पहनना ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है जिसको कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। द केस विल नाउ बी हर्ड अफ्रेश बाय अ 3 जज बेंच। तो दो जजों की बेंच से कुछ निकला नहीं, तो इस मामले की अब सुनवाई दोबारा से होगी और 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। इसके बाद एक मामला ये भी है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये मामला है 2020 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो 2018 का एक उनका फैसला था जिसमें यह कहा गया कि महिलाओं को एक्सक्लूड हैज हेल्ड दैट द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम द साबरीमाला टेम्पल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब कोर्ट ने यह कहा था कि महिलाओं को जो साबरीमाला मंदिर है वहाँ से अगर उनको वहाँ पर एक्सक्लूड किया जाए, मतलब पूजा पाठ करने से रोका जाए महिलाओं को उस मंदिर में, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि उस बात को ये, मतलब अपने ही फैसले को ये दोबारा रिव्यू करेंगे। द रूलिंग दैट कॉज्ड अ फरोर, इस रूलिंग के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, तो इसको लार्जर बेंच के द्वारा रिव्यू किया जाना है, एक्सपाइंडिंग द प्रेमाइस ऑफ द केस टू हाउ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर टू बी रिव्यूड जुडिशियली। अब इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। The premise of the pending appeal is to re-evaluate the so-called essential religious practice test, a contentious doctrine evolved by the court to protect only those religious practices that are essential to the religion। तो इसमें वही होगा कि जो अपील पेंडिंग है वो यही री-एवेल्युएट करेगी कि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है उसको, ये एक ऐसा डॉक्ट्रीन है
कंटेंशियस विवादास्पद डॉक्ट्रिन है जो कि कोर्ट में इवॉल्व हुआ, कोर्ट के द्वारा इवॉल्व हुआ है, कि ये सिर्फ ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है विच आर एसेंशियल टू द रिलीजन, तो उसको ये यहाँ पर रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस केस का जो फैसला होगा इसका इम्पैक्ट एक और दशक पुराना केस है जो चैलेंज है बाय 2 पारसी women who married outside the community to enter the Tower of Silence and other religious places। ठीक है, कि 2 पारसी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करी ताकि वो टावर ऑफ साइलेंस में एंटर कर सकें और बाकी रिलीजियस प्लेसेस में एंटर कर सकें। टावर ऑफ साइलेंस बेसिकली आपको पता होगा कि जो पारसी कम्युनिटीज़ होती है ना, उनके वहाँ एक रिचुअल होती है कि डेथ के बाद, जैसे जनरली क्या होता है बाकी धर्मों में, बाकी कम्युनिटीज़ में, डेथ के बाद आइदर द पर्सन इज यू कैन से, क्या कहते हैं उसको, उसका एक टर्म होता है, मतलब या तो बरी करा जाता है, ज़मीन में दफनाया जाता है, या फिर जलाया जाता है ना। बट पारसीज़ के वहाँ ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती। पारसीज़ के वहाँ क्या होता है कि उनका एक टावर ऑफ साइलेंस, एक जगह होती है, वहाँ पर बॉडी को छोड़ दिया जाता है, और वो बॉडी को जो है फिर जो चील कौवे होते हैं ना, जो वल्चर्स वगैरह होते हैं, जो आपके जिनको कहा जाता है कैरियन बर्ड्स, वो इनके ऊपर फीड करती हैं। ये इनका एक कल्चर होता है। तो इसको जो ऐसी जगह जहाँ पर ये चीज़, ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, उसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, और एक सेपरेट प्ली है दैट इज़ सीकिंग द एंट्री ऑफ मुस्लिम विमेन टू मॉस्क्स, उसके ऊपर भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, अब स्टेट, ये तो हमने रिलीजन को लेकर कौन कौन से केसेस हैं उनका जिक्र किया। अब अगर हम बात करें स्टेट, इंडिविजुअल और सोसाइटी को लेकर, तो एक तो सिटीजनशिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में, इसका जो चैलेंज है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ठीक है, इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया एज सेक्शन बी 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें क्या कहा गया है कि कुछ क्लास ऑफ माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दी जाएगी, और वो माइग्रेंट्स कहाँ से होंगे या कौन सी कम्युनिटीज़ के होंगे? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, बट नॉट मुस्लिम्स। ठीक है, और जो भारत में एंटर हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से, जो हमारी 3 मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तो यहाँ से इन कम्युनिटीज़ के जो भी लोग हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये इंडिया में आए हैं, तो इनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है। ये तो पता ही है हमें डिटेल में, है ना, लेकिन इसमें मुस्लिम्स नहीं है। तो जो चैलेंज है वो यही आर्ग्यू करता है कि मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करके ये अमेंडमेंट वायलेट करता है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ को वायलेट करता है, और साथ ही साथ जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म है उसको वायलेट करता है। अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जो असम अकॉर्ड है उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, वो भी हम लोगों ने देखा था, और कंसिक्वेंशली पार्लियामेंट की जो पावर है टू स्पेसिफाई अ कट ऑफ डेट फॉर पिक्यूलर सर्कमस्टेंसेस उसको भी अपहेल्ड किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो सिटीजनशिप का आइडिया है इन टर्म्स ऑफ फ्रेटर्निटी एंड प्लूरलिटी के टर्म्स में इसको फ्रेम किया है, जो कि अब ये 2019 के लॉ को जो चैलेंज किया गया है उसमें ये एक की इशू रहेगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ सामने आती है। इसके बाद अगला मामला है मैरिटल रेप का। अब 2022 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने फिर से एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था ऑन द लीगैलिटी ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जो हमारे क्रिमिनल लॉ में मैरिटल रेप को लेकर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमारे क्रिमिनल लॉज, यानी कि आप कह सकते हैं जो अभी नई संहिता आई है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 63(2) में दिया गया है, या फिर जो आईपीसी हुआ करता था उसके सेक्शन 375 में दिया गया है। वो डिफाइन करता है रेप को, यानी कि बलात्कार को परिभाषित करता है, और वहाँ पर 7 नोशंस दिए गए हैं ऑफ कंसेंट विच इफ विशिएटेड वुड कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप बाय अ मैन। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी लड़का और लड़की या आदमी और औरत या पुरुष या महिला के बीच में अगर कोई शारीरिक संबंध बनते हैं, कोई सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं जिसमें महिला की कंसेंट है, कंसेंट मतलब रजामंदी है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ रेप, है ना, उसको बलात्कार या रेप नहीं माना जाता है। तो उसमें ऐसे 7 नोशंस दिए गए हैं कंसेंट के कि इनके अलावा अगर किसी भी तरीके से महिला के साथ किसी पुरुष के द्वारा कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है तो दैट वुड कंस्टिट्यूट अ
रेप, ठीक। बट देयर इज अ क्रूशियल एग्जम्पशन, इसमें एक एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप। यानी कि अगर आदमी अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स करता है, बस कंडीशन ये है कि वाइफ जो है वो 18 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो पॉक्सो के मामले लग जाते हैं। अगर महिला जो है वो 18 साल से कम की नहीं है तो उसके साथ अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, मतलब अपनी वाइफ के साथ, वाइफ नॉट बीइंग लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो एग्जम्पशन है ये बेसिकली एक लीगल सैंक्शन देता है टू अ हस्बैंड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ कंसेंशुअल और नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद हिज वाइफ, कि जो आदमी है उसको एक लीगल सैंक्शन मिल जाता है कि वो अपना जो अधिकार है कि वो अपनी पत्नी के साथ कंसेंशुअल मतलब कि पत्नी की रजामंदी से या उसकी बिना रजामंदी के से भी उसके साथ क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। क्योंकि उसमें वही लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की जो बीवी है, जो उसकी वाइफ है, अगर वो 18 साल से कम की नहीं है और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ रेप, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इससे आदमी को एक ये अधिकार एक्सरसाइज करने का लीगल सैंक्शन मिल जाता है। अब अक्टूबर के महीने में कोर्ट का ये कहना है कि वाइल अ हस्बैंड सर्टनली डज नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू वायलेट द कंसेंट ऑफ वाइफ, टर्मिंग सच वायलेशन एज रेप इज एक्सेसिवली हार्श एंड देयरफॉर डिसप्रपोर्शनेट। तो यहाँ पर केंद्र का ये कहना है कि हालांकि हस्बैंड के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अपने वाइफ की कंसेंट को वायलेट करे। अगर मान लीजिए वाइफ रेडी नहीं है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वाइफ रेडी नहीं है, और उसके बाद भी अगर आदमी करता है, उसके बाद भी अगर आदमी इस तरीके के रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है, तो एक तरीके से क्या होगा, वो वाइफ की कंसेंट का वायलेशन है। तो आदमी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कोई उसका फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो वाइफ की कंसेंट को वायलेट करे। लेकिन अगर वो वायलेट करता भी है तो ऐसे वायलेशन को रेप कहना ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा और ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा, ऐसा केंद्र ने यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो इस मामले में भी देखेंगे आगे मैरिटल रेप को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इसके बाद ईडी की पावर की बात करें तो जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो ये शराब नीति वाला मामला था, है ना, यह स्कैम था, एलिज्ड स्कैम जिसको कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पावर्स हैं, वास्ट पावर्स टू अरेस्ट, उनके ऊपर सवाल उठाए, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया, इट रेफर्ड अ की इशू, एक की इशू को, एक महत्वपूर्ण मुद्दे को जो है वो रेफर किया गया कि ऑन व्हेन एन अरेस्ट इज लीगली नेसेसिटेटेड, कि उसमें यह कहा गया, ये मामला जो है वो लार्जर बेंच को एक तरीके से ये कहा गया कि कब ऐसा ज़रूरी है कि अरेस्ट करना कानूनी तौर पर ज़रूरी है, तो ये लार्जर बेंच को ये मामला रेफर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और केस है 2022 का, दैट इज़ विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की लगभग जितनी भी पावर्स हैं उन सभी पावर्स को सही माना था। लेकिन ये जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है ये बेसिकली एक ईडी के लिए या सेंट्रल एजेंसी के लिए एक सेटबैक है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ सीरीज ऑफ सेपरेट रूलिंग्स आई हैं 2022 के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड की प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन ईडी केसेस, ईडी केसेस में कुछ सेफगार्ड्स भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी करे हैं। पहला तो ये कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, कि किसी भी व्यक्ति को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो उसके जो गिरफ्तार करने के जो आधार हैं, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, वो क्या होने चाहिए, वो राइटिंग में इन्फॉर्म होना चाहिए उसको, है ना। और जो स्ट्रिंजेंट ट्विन कंडीशंस होती हैं फॉर द बेल, है ना, बेल के लिए जो ट्विन कंडीशंस होती हैं जो हमने डिस्कस की हैं, क्या होती हैं वो आप मुझे चलो कमेंट्स में बताना अगर आपको याद है तो, ठीक है। जो ट्विन कंडीशंस होती हैं बेल के लिए, उनको रिलैक्स किया जा सकता है अगर एक्यूज्ड जो आरोपी है, अगर वो बहुत लंबे समय से जेल में बंद है तो, ठीक है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अब जो ये विजय मदन लाल चौधरी के केस का रिव्यू है ये अभी भी पेंडिंग है, और क्योंकि ये रिव्यू पेंडिंग है तो इसीलिए इट इज़ सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्कमस्क्राइब द एजेंसीज पावर्स। तो एजेंसीज की पावर्स को सर्कमस्क्राइब या मतलब पावर्स को आप कह सकते हैं कि कम ज़्यादा करने का एक मौका जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है इसको।
है ना। सरकमस्क्राइब करने का मतलब होता है कि आप उसको, मतलब किसी भी चीज को आप ओवरकम कर लें एक तरीके से, है ना। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो देखिए, यहाँ तक हमने बात की कि जिन केसेस का, मतलब जो केसेस पेंडिंग है या जिनके रिव्यूज़ पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए मामले भी आ सकते हैं, जैसे कि
जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें लोकसभा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एक साथ चुनाव कराने की बात है, इनके मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की असेंबलीज़ के और लोकसभा के, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। ठीक है, अगर ये मतलब लॉ पास हो जाता है, अगर एक्ट बन जाता है तो। अभी तो खैर बिल है और बिल जो है वो अभी जेपीसी पे जाएगा, बट उसके बाद ये अगर पास हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। इसके बाद अ सेट ऑफ लॉज ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कोटा, कि एससी जो कोटा है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये मामला जो है वो विल बी कुड बी इन द ऑफिंग एज अ 7 जज बेंच इन ऑगस्ट cleared the decks for states to create sub classifications within the SC and scheduled tribes quotas in public jobs। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये कहा था, ये हमने देखा था कि किस तरीके से एससी और एसटीज के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पब्लिक जॉब्स को लेकर, है ना, तो ये मामला भी कोर्ट में आ सकता है। इसके बाद सम कास्ट विद इन द शेड्यूल कैन नाउ बी अकॉर्डेड वाइडर प्रोटेक्शंस देन अदर्स थ्रू अ फिक्स्ड सब कोटा। तो सब कोटे का मतलब वही है, जैसे एससी एसटी में तो अभी ऐसा कोटा नहीं होता, कोटा विद इन दी कोटा, कोई सब कोटा नहीं होता कि एससी मतलब सारे एक ही समान है, एसटीज मतलब सारे एक समान है। लेकिन उनको लेकर यही आवाज़ उठी है या यही बात उठी है कि उनके अंदर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, है ना, या कुछ ऐसी कास्ट या क्लासेस होती हैं जिनको जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं मिलता, वो डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड होती हैं, तो उनको फ़ायदा दिलाने के लिए इस तरीके की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जब से संविधान लागू हुआ है 1950 में, तो तब से पहली बार ये जो कोटाज हैं इनको रिफ्रेम किया जा सकता है, अभी तक नहीं किया गया है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी थ्रू अफर्मेटिव एक्शन इज नाउ एन इंक्रीजिंगली फ्रॉड एरिया ऑफ पॉलिटिकल रिटोरिक एंड एक्शन, एंड हाउ स्टेट एक्सरसाइज दिस पावर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और उसका मतलब संविधान और उसका जो ये वादा है इक्वलिटी का अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब वही होता है कि कोई अगर प्रभावित है, डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड है, तो उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, है ना। तो वो बेसिकली क्या है, आजकल एक ऐसा एरिया है जो पॉलिटिकल एक्शंस में, पॉलिटिकल रिटोरिक में बहुत ज़्यादा देखा जाता है ना। तो स्टेट अपनी इस पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगी ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद कुछ एग्जिस्टिंग लॉज के चैलेंज की अगर मैं बात करूँ तो जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिन्होंने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिक्लेयर्ड इंटेंशन। सरकार ने जो अपनी मंशा जाहिर की कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डीकोलोनाइज करना चाहते हैं, मतलब कॉलोनियल जो भी वो है, मतलब उसका एक जो कॉलोनियल लुक है उसको बदलना चाहते हैं, है ना। तो उसके तहत सरकार ने ये किया है। अब ये जो नए एलिमेंट्स, जो नए लॉज हैं, इसमें कई सारे तो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के रूप में इसमें कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद समरी ट्रायल मैंडेटरी किए गए हैं फॉर पेटी ऑफेंसेस, मतलब जो हल्के फुल्के अपराध हैं उनके लिए समरी ट्रायल को मैंडेटरी किया है। समरी ट्रायल का मतलब होता है ऐसे ट्रायल्स जो का मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं और जल्द से जल्द ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल्स को अलाउ किया है एंड प्रिस्क्राइबिंग द टाइमलाइंस फॉर स्पीडी ट्रायल्स, स्पीडी ट्रायल्स के लिए टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इसमें मॉब लिंचिंग को लेकर ऑफेंसेस हैं और चाइल्ड मैरिटल रेप को लेकर भी ऑफेंसेस हैं। लेकिन कुछ इसके ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि जो कॉलोनियल लॉ था उसमें सेडिशन पहले कहा जाता था राजद्रोह, अब इस शब्द को बदल के कर दिया गया है देशद्रोह। ठीक है, और कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको अलाउ किया गया है कि वो 14 दिन के लिए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस जो है वो 14 दिन की जांच कर सकती है, प्राथमिक जांच। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन 377 था आईपीसी का, जो मेन एंड LGBTQIA+ कम्युनिटीज़ को या इंडिविजुअल को नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रोटेक्शन देता था, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। ये आईपीसी में था सेक्शन 377, लेकिन यहाँ पर नहीं है। द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर अप टू 90 डेज, जो डिटेंशन पीरियड है उसको बढ़ा के 90 दिन कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है। और अभी तो वैसे ही ये बहुत बड़ा टास्क है कि नए लॉ को अडेप्ट करना, और मोर इश्यूज जो हैं वो आगे आने वाले समय में सामने आएंगे। इसके बाद यूसीसी का मामला है। अभी जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने राज्यसभा में पिछले हफ्ते ही ये कहा है कि उत्तराखंड की तरह ही
बाकी जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाया जाएगा। उत्तराखंड का यूसीसी जो है वो अगले महीने जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा। अब इस लॉ में जो है वो कुछ फिर से कुछ विवादास्पद प्रावधान है, कुछ कंटेंशियस प्रोविजंस हैं। जैसे कि इसमें यह लिखा हुआ है कि स्टेट के अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप अपना लिव इन रिलेशनशिप जो है हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए अगर शुरू कर रहे हैं तो, मतलब लड़का लड़का और लड़का लड़की सॉरी लड़का लड़का और लड़की लड़की अगर साथ रह रहे हैं तो वो तो होमोसेक्सुअल हो गए, तो उनके लिए नहीं, लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है लड़का लड़की अगर साथ रह रहे हैं। तो अगर इस तरीके का वो साथ रह रहे हैं, ऐसा रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस टू अ विमेन हु इज़ डेजर्टेड बाय हर पार्टनर, और अगर पार्टनर के द्वारा महिला को छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए महिला के पास मेंटेनेंस का प्रावधान है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है अगर आप अपना रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं। कभी आपसे रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आपके पास नहीं है या आप नहीं दिखाते हैं तो 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, यूसीसी एक स्टेट का गोल है ना, हमारे आर्टिकल 44 डीपीएसपी में दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका बहुत समय से वोटरी रहा है। वोटरी का मतलब होता है इसके फेवर में रहा है। लेकिन यूसीसी लॉज विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। ठीक है, यूसीसी के जो लॉज हैं उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी तो होगी। द एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स एनक्रोचमेंट ऑन इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ्स एंड देयर राइट टू चूज रिलीजियस लॉ विल बी टेस्टेड। ठीक है, कि जिस तरीके से स्टेट जो है वो इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ्स के अधिकारों को एनक्रोच करती है, उनके राइट टू चूज रिलीजियस लॉ को जो है वो मतलब क्या करती है, एनक्रोच करती है, तो ये चीज़ें जो है वो इनका टेस्ट होगा। तो इनकी जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू ऐसे लॉस का डेफिनेटली होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। ये आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स अ बिट लेंदी आर्टिकल, बट हमने जितने भी यहाँ पर लॉज केसेस डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद वही कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब पढ़े हैं पहले से। अगर आप लोग हमारे साथ हैं पिछले 1-1.5 साल से तो, है ना, तो ऐसा लगा होगा आपको आर्टिकल पढ़ के भी कि सब कुछ हमें पता है और बहुत डिटेल में पता है। यहाँ पर तो 1-1 2-2 लाइन दी है ना। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। और जाने से पहले अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर सीसेट की टेस्ट सीरीज़ 849 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं, ये आप एनरोल कर सकते हैं। ओनली जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल एट 699। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है 449 में। ओनली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है 299 में, और सिर्फ सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं 249 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में चाहें एनरोल कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो यहाँ पर जो नंबर है 9150449990 उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप सीसेट लाइव पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो 4 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, देर ना करें, जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ओनली 999 में बैच प्रोवाइड करा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर उस पर। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप के थ्रू आप वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़रूर करें कंट्रीब्यूट। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी और फीडबैक सजेशंस आप देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। कुछ आपसे अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका जवाब भी आप कमेंट्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे।
इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।